हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो देखने से लग रहा है कि फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है। ठीक है, आप लोग मन लगा के पढ़िए। तो हम शुरू किए थे फिजिक्स में, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो विद्युत धारा यूनिट 3, विद्युत धारा जो हम लोग पढ़े थे 12th का फिजिक्स यूनिट 3 शुरू किए थे विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में पिछले क्लास में हम लोग क्रिकॉफ लॉ पढ़े थे। क्रिकॉफ का प्रथम नियम और क्रिकॉफ का दूसरा नियम हम लोग देखे थे। तो आज उसी से रिलेटेड आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। तो पहले हम इसको नोट कर दिए हैं, चूंकि लिखना ही है इतना आप लोग को, तो लिख लीजिएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज यही है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ये है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो वह प्रबंध जिसमें चार प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज के चारों भुजाओं के रूप में जोड़ा जाए। ये एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके चारों भुजाओं पर चार प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। पी क्यू आर एस चार प्रतिरोध है, वही लिखे हैं। वह प्रबंध जिसमें चार प्रतिरोधकों को एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं के रूप में जोड़ा जाए तथा दो परस्पर सम्मुख बिंदुओं के एक जोड़े के बीच एक गैल्वेनोमीटर और शेष दो सम्मुख बिंदुओं के बीच एक सेल लगा दिया जाता है। इस प्रबंध को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो ये चतुर्भुज की चार भुजाओं पर पी क्यू आर एस चार प्रतिरोध को जोड़ा गया है और इसके दो सम्मुख बिंदुओं के बीच जो है एक गैल्वेनोमीटर जी को जोड़ा गया है। जी यहाँ गैल्वेनोमीटर है। जी क्या है यहाँ? जी यहाँ गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर है। जी यहाँ गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया गया है यहाँ पर। गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर जोड़ा गया है और इसके दो सम्मुख भुजा जो बचा ए और सी, फिर दो शेष सम्मुख बिंदु जो बचा ए और सी, इसके बीच एक सेल को जोड़ दिया गया है जिस सेल का विद्युत वाहक बल है। इसको हम लोग कहेंगे विद्युत वाहक बल है सेल का, जो सेल को जोड़ दिया गया है। यहाँ पर एक सेल को जोड़ दिया गया है ना। उसके बाद एक की Q1 और एक की Q2 को लगा दिया गया है। तो देख लिए कि ये व्यवस्था जो है यह व्हीटस्टोन ब्रिज की व्यवस्था है। ये क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज की व्यवस्था है। और फिर लिखे हैं चित्र में व्हीटस्टोन ब्रिज के परिपथ को दिखाया गया। यही व्हीटस्टोन ब्रिज का परिपथ है जिसमें PQR तथा इस चार प्रतिरोध को एक चतुर्भुज ABCD के चार भुजाओं के रूप में जुड़े हैं। तो देख लिए कि चार प्रतिरोध को जोड़ा गया है। PQRS चतुर्भुज के चार भुजाओं पर चार प्रतिरोध को जोड़ दिए हैं। PQRS चार प्रतिरोध है जिसको जोड़ा गया है यहाँ पर। ठीक है, इसी चीज़ को लिखा गया है। आप लोग को भी यही लिखना है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद लिखे हैं ब्रिज के चार प्रतिरोधकों के मान इस प्रकार लिया जाए कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप न हो, अर्थात गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित न हो। तब इस अवस्था को ब्रिज को संतुलन कहा जाता है और इस अवस्था में IG 0 होता है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि प्रतिरोध P से धारा I1 प्रवाहित हो रहा है और इससे धारा I2 है, इसमें धारा I3 है और इसमें धारा I4 है और गैल्वेनोमीटर से धारा IG प्रवाहित हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर का काम है कि विद्युत धारा के प्रवाह को डिटेक्ट करना, विद्युत धारा के प्रवाह को देखना कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय यंत्र है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है या विद्युतीय यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग ये पता करते हैं कि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर द्वारा यही पता किया जाता है। तो जब गैल्वेनोमीटर से धारा का प्रवाह नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन जब गैल्वेनोमीटर से धारा का प्रवाह होगा तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होगा। तो संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होता है जिससे गैल्वेनोमीटर विक्षेप नहीं देता है। इसको हम लोग ब्रिज का संतुलन कहते हैं। तो वही लिखे हैं, ब्रिज को संतुलित कहा जाता है जब गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है, अर्थात गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, तो ब्रिज को संतुलन कहा जाता है। तो ब्रिज के संतुलन को स्थिति रखने के लिए PQRS का एक निश्चित मान रखना होगा। वही लिखे हैं, ब्रिज के चार प्रतिरोधके के मान इस प्रकार लिया जाता है कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं हो। तो
4 प्रतिरोध को PQRS का मान इस प्रकार लिया जाता है। 4 प्रतिरोध को PQRS का मान इस प्रकार लिया जाता है। 4 प्रतिरोधकों के प्रतिरोध PQRS का मान इस प्रकार लिया जाता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो, गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो, है ना। तो उस स्थिति में ब्रिज को संतुलन कहा जाता है। तो कहा जाता है कि उस स्थिति में ब्रिज क्या है, संतुलन की स्थिति में है। उस स्थिति में ब्रिज क्या है, संतुलन की स्थिति में। तो ये था गैल्वेनो-व्हीटस्टोनिक ब्रिज की व्यवस्था, जिसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग संतुलन की अवस्था निकालेंगे कि संतुलन की अवस्था क्या है। संतुलन की अवस्था को हम लोग निकालेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। इसको जो सारा स्पष्ट लिखा हुआ है इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिए, मिटाते हैं, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग इसमें तो संतुलन की अवस्था में ही हम लोग को देखना है कि गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, उसी अवस्था में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले किरचॉफ का प्रथम नियम, हम लोग किरचॉफ का नियम पढ़ चुके हैं, और तो किरचॉफ का प्रथम नियम हम लोग जानते हैं कि किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जहां बिंदु से निकलने वाली धारा को ऋणात्मक माना जाता है और बिंदु की ओर जाने वाली धारा को धनात्मक माना जाता है, जो पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो किरचॉफ का प्रथम नियम बिंदु B पर लगाते हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम बिंदु B पर लगाते हैं हम लोग। तो बिंदु B पर जाने वाली धारा, देखिए जाने वाली धारा है I1, निकलने वाली धारा है IG और I2। देखिए बिंदु B से धारा निकल रही है, I1 धारा जाने वाली धारा है, I1 धारा जाने वाली धारा है, और IG और IT धारा जो है बिंदु B से निकल रहा है, तो जाने वाला धारा जो I1 है वो धनात्मक होगा, बिंदु B पर जाने वाली धारा I1 धनात्मक होगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग I1, और ये निकलने वाला धारा है तो इसको IG माइनस I2 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो देख लिए, ये जाने वाली धारा धनात्मक और ये निकलने वाला धारा है IG, तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब संतुलन की स्थिति में हम लोग लिए हैं, स्थिति में क्या लिए हैं, IG बराबर 0, अभी लिए हैं ना संतुलन की स्थिति में IG, तो IG 0 हो जाएगा। तब I1 0 माइनस I2 बराबर 0 हो जाएगा, तो I1 बराबर हो जाएगा I1 बराबर I2। तो हम लोग बिंदु B पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगा दिए। फिर हम लोग किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं, फिर किरचॉफ का प्रथम नियम बिंदु D पर लगाते हैं। फिर किरचॉफ का प्रथम नियम हम लोग लगाने जा रहे हैं बिंदु D पर। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इधर हम लोग इधर मिटाते हैं, और ये सब चूंकि आप लोग नोट कर लिए हैं, इसको भी मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए हैं। अब देखिए फिर बिंदु, अब यहाँ लिखते हैं फिर बिंदु D पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने पर, है ना। तो किरचॉफ का प्रथम नियम फिर हम लोग लगाते हैं, फिर बिंदु D पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगा रहे हैं, फिर बिंदु D पर किरचॉफ का प्रथम नियम हम लोग लगा रहे हैं। तो देखिए बिंदु D पर आने वाली धारा कौन कौन सा है, तो देख लिए बिंदु D पर जो धारा आ रहा है I3, IG और I4 धारा जो है बिंदु D से निकल रहा है। देख लिए बिंदु D की ओर आ रहा है, IG भी बिंदु D की ओर आ रहा है, और I4 बिंदु D से जो है धारा वह आगे की ओर निकल रहा है। तो हम लोग देख लिए कि फिर बिंदु D पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने पर तो बिंदु D पर I3 धारा आ रहा है, I4 धारा निकल रहा है, और IG धारा भी आ रहा है। I3 भी बिंदु D पर आ रहा है, IG भी आ रहा है, और I4 निकल रहा है। तब क्या होगा,
तब आने वाला धारा धनात्मक और बिंदु की ओर आने वाला धारा धनात्मक और बिंदु से निकलने वाली धारा ऋणात्मक होता है, तो I3 धनात्मक होगा। I4 चूंकि Ig आ रहा है तो Ig भी धनात्मक होगा, I4 निकल रहा है तो ऋणात्मक होगा। फिर संतुलन की स्थिति में फिर लेंगे संतुलन, फिर हम लोग को लेना है संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति में फिर Ig बराबर 0 हो जाएगा आपका, तो Ig 0 हो जाएगा तो I3 प्लस 0 माइनस I4 बराबर 0, तब हो जाएगा I3 माइनस I4 बराबर 0, इसलिए I3 बराबर I4। अब आ गया I3 बराबर I4। अब इस प्रकार अब फिर नोट करते चलिएगा आप लोग, नोट कर लिए, नोट करते चलिएगा, नोट कर लिए, ठीक है। इस प्रकार अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो इस प्रकार I1 बटा I3 बराबर I2 बटा I4। अब इसको डिवाइड कर दीजिए I1 बटा I3 और I2 बटा I4, I1 बटा I3 I2 बटा I4 ऐसे डिवाइड कर दिए, तो I1 बटा I3 बराबर I2 बटा I4 आपका आ गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको समीकरण 1 मान लिए। नोट कर लिए आप लोग? हाँ, तो नोट कर लीजिए I1 बटा I3 बराबर I2 बटा I4, आप लोग नोट कर लिए। फिर आगे मिटाते हैं इसको। अब आगे मिटा रहे हैं तो अब किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे, बंद जाल। अब देखिए, अब किरचॉफ का दूसरा नियम बंद जाल ABDA, बंद जाल ABDA में लगा रहे हैं। बंद जाल ABDA में लगाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये भी पढ़ा चुके हैं, बंद किरचॉफ का दूसरा नियम देखिएगा, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। तब हो जाएगा I1P प्लस I1G प्लस IgG माइनस I3S बराबर 0 होगा। बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसमें लगाए हुए हैं किरचॉफ का, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो I1P प्लस IgG माइनस I3S बराबर हो जाएगा 0। I3S बराबर 0 आ जाएगा। अब फिर संतुलन की स्थिति फिर लेते हैं, तो Ig बराबर हो जाएगा 0। तब इस स्थिति में हो जाएगा I1P, तब इस स्थिति में फिर I1P माइनस Ig 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? होल टर्म 0 आ जाएगा आपको, तो ये 0 आ जाएगा माइनस I3S बराबर 0। इसलिए I1P माइनस I3S बराबर 0, इसलिए I1P बराबर I3S, इसलिए I1 बटा I3 बराबर S/P बराबर S/P। ये आ गया, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो ये किरचॉफ का सेकंड नियम पढ़े हैं, जो फिगर ऐसा बनाए हुए हैं। और किरचॉफ का सेकंड नियम में देखिएगा कि I1P ये धारा जा रही है I3G और इधर से आ रहा है, तो इसको माइनस लेंगे। I3S इक्वल टू 0, संतुलन की स्थिति में 0 हो जाएगा, तो I1P माइनस I3S बराबर I1 बटा I3 बराबर S/P आ जाएगा। फिर किरचॉफ का सेकंड नियम लगाते हैं, इसको नोट कर लिए आप लोग। फिर किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं। फिर किरचॉफ के दूसरा नियम बंद जाल
फिर किरचॉफ का दूसरा नियम बंद जाल लेते हैं, बी सी बंद जाल बी सी डी बी, बी सी डी बी, बी सी डी बी, बी सी डी बी में लगा रहे हैं बंद जाल बी सी डी बी में, देख रहे हैं बी सी डी बी बंद जाल में। तो इसमें हो जाएगा आपको I2Q माइनस I3 माइनस I2Q माइनस I4R माइनस IgG बराबर 0। यहाँ हो जाएगा I2Q माइनस इधर जा रहे हैं हम लोग, ऐसे जा रहे हैं, सब निगेटिव हो जाएगा। तो I2Q माइनस I4R माइनस I4R माइनस IgG बराबर 0 आ जाएगा, माइनस IgG बराबर आ जाएगा 0। हाँ, तो फिर किरचॉफ का दूसरा नियम बंद जाल बी सी डी बी में हम लोग लगा रहे हैं। तो I2Q माइनस I4R माइनस I4R माइनस IgG बराबर 0। अब संतुलन की स्थिति में Ig बराबर 0 आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा I2Q माइनस I4R बराबर 0। तो इसलिए I2Q बराबर हो जाएगा I4R, इसलिए I2 बटा I4 बराबर आ जाएगा आपको R/Q। ये इक्वेशन हो जाएगा आपको थर्ड। तो I2Q बराबर I2 बटा I4 बराबर R/Q, I2 बटा I4 बराबर R/Q, इक्वेशन 4। अब समीकरण हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। अब समीकरण 1, 2 और 3 से, तो 1, 2 और 3 से क्या देख रहे हैं, 1, 2 और 3 से I1 बाई I3 को लिख सकते हैं। I1 बाई I3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 बाई I3 को लिख सकते हैं S/P, और I2 बाई I4 को लिख सकते हैं R/Q। तो S/P बराबर R/Q, S/P बराबर R/Q आ गया, S/P बराबर आ गया R/Q। तो S/P बराबर आ गया, कितना आया, S/P रख दिए, I1 बाई I3 का वैल्यू S/P और I2 बाई I4 का वैल्यू रख दिए R/Q। तो S/P बराबर आपको आ गया R/Q। चाहे इसको लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, तब P/Q, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, P/Q, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपको P/Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं R/S, P/Q बराबर R/S। चूँकि S/R इसको ले जाएंगे तो इधर A और R/S, तो R/S तो S/R हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, S/R, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। P/Q बराबर S/R, P/Q बराबर S/R। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो SQ और ऐसे फिर करेंगे तो PR आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गया 4। अब ये नोट कर लिया आप लोग, इसको नोट कर लिए। P/Q बराबर S/R/S हम लोग नोट कर लिए। P/Q आ गया बराबर P/Q PR और SQ, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि P/Q बराबर आ गया, यहाँ पर देख लीजिए फिर से, इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है, नोट कर लिए। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि संतुलन की स्थिति में, यहाँ पर फिर से आप लोग नोट कर लीजिए ठीक से इसको। अब ये हमारा जो कंडीशन आया था, कंडीशन जो आया R/Q, अब इसको अगर उलट इसको इधर ले जाते हैं तो Q/P फिर से समझ लीजिए, और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ले जाएंगे, इधर Q ले गए तो इधर R हो गया और S हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपको Q/P बराबर R/S भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, Q/P बराबर R/S। तो हम लोग देख लिए S/P बराबर R/Q आ गया, और चाहे इसको इधर ले जाएंगे तो Q/P बराबर हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे, देखिए इधर ले जाएंगे इसको, और इसको इधर कर दिए। चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, उलट देंगे तो P/Q बराबर S/R भी हो सकता है। तो ये संतुलन की स्थिति को बताता है इक्वेशन 4, और इक्वेशन 5 जो है
यह व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन का स्थिति है। व्हीटस्टोन ब्रिज समीकरण लिख लीजिए, समीकरण 4 और 5 व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की स्थिति को बताता है ना। तो देख लिए एस बाई पी बराबर आर बाई क्यू आएगा। चाहे इसको ऐसे हम लोग कर दिए तो एस को यहाँ हम लोग कर दिए, पी क्यू को यहाँ कर दिए, एस को यहाँ कर दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे उलट दिए तो ये हो गया आर बाई एस। तो ये समीकरण 4 और 5 व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की स्थिति को बता रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन का स्थिति क्या होगा। तो यही हमको निकालना था कि व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन का स्थिति क्या होगा। तो ये हम लोग देख लिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और उसके संतुलन का स्थिति क्या है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास के साथ।